मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे लोग ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज जनाब हम ऐसा करते हैं कि पहले करते हैं सैर लाइब्रेरीज़ की। तो सबसे पहले जी जनाब हम जाते हैं मैटप्लॉटलिब। इस लाइब्रेरी में हमें क्या मिलने वाला है जी जनाब, अगर आपने ग्राफ्स बनाने हैं, चार्ट बनाने हैं या प्लॉट्स बनाने हैं अच्छी क्वालिटी के, तो मैटप्लॉटलिब आपको वो सारी की सारी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है। अगर आप काम करना चाहते हैं नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर, कुछ प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास हाजिर है NLT के ये टूल किट। आपको वो सारे फंक्शंस देगी जो आपको NLP में रिक्वायर्ड होंगे। अगर आप चाहते हैं डाटा स्ट्रक्चर, डाटा एनालिसिस अच्छे तरीके से करना, तो ये टूल आपको पांडा प्रोवाइड करने वाला है। अगर आप चाहते हैं डाटा माइनिंग करना, डाटा एनालिसिस करना, यहाँ पे पावरफुल किस्म के फंक्शंस आपको देती है साइकिट लर्न। और अगर आप चाह रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो सीबॉर्न आपके लिए हाजिर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और हमारी फेवरेट नमपाई, न्यूमेरिकल पाइथन हमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ देती है। अगर आप मल्टी डायमेंशनल अरे बनाना चाहते हैं तो नमपाई आपको इसमें हेल्प करेगी। अगर आप मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं फास्ट ऑपरेशंस के लिए विदाउट लूप लगाए, तो जनाब मैथमेटिकल फंक्शन ऐसे आपको नमपाई में मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको रीडिंग राइटिंग के टूल मिल रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा पे काम करना चाहते हैं तो वो फंक्शंस मिल रहे हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपेबिलिटीज चाहिए तो वो फंक्शन मिले हुए हैं यहाँ पे। और इसके अलावा अगर AC API चाहिए आपको, यानी क्या मतलब है कि अगर C और C+ या फोर्ट्रान की बनी फंक्शंस को आप अपने नमपाई के थ्रू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि नमपाई की कैपेबिलिटीज़ को और भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स चाहिए अगर आपको कोई भी ऑप्टिमाइजेशन के लिए या किसी भी तरीके से डाटा में आपने स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करना है, तो उसके बने हुए फंक्शन आप SciPy के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। टेंसरफ्लो जी बहुत ही पावरफुल, ये एक्चुअली लाइब्रेरी नहीं है बल्कि पूरा आपका पूरा जो है एक फ्रेमवर्क है। और ये आपको क्या कुछ दे रहा है जनाब, ये आपको डीप लर्निंग में बहुत सारी फंक्शनलिटीज और मशीन लर्निंग में भी इसका वाइडली यूज़ किया जाता है। तो चलें ऐसा करते हैं कि मिलके एक डाटा सेट बनाते हैं और उसके ऊपर पांडास और नमपाई की कुछ फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करके देखते हैं। अच्छा, पांडास की लाइब्रेरी में हमें ना डाटा स्ट्रक्चर के तौर पे दो चीज़ें बहुत अच्छी सी मिल रही हैं। एक होती है सीरीज़ और एक होती है डाटा फ्रेम। अगर हम सीरीज़ के फंक्शन में कुछ भी डालते हैं अपना डाटा, तो उसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें 1 डायमेंशनल एक अरे बन जाती है, एक मिल जाती है। सिंपल मैं बात कहूँ तो एक कॉलम मिल जाता है जिसके अंदर जो है वो आपकी सारी एंट्रीज होंगी, यानी सीरीज़ के थ्रू आप एक कॉलम बना रहे हैं, सिंपल सी। और साथ आपको एक इंडेक्सिंग का कॉलम जो है तोहफे में मिल रहा है साथ ही, ठीक है। यानी आप सीरीज़ के फंक्शन में डालेंगे कोई भी अपना डाटा, कोई लिस्ट डालते हैं, डिक्शनरी डालते हैं, कुछ भी, आप एक कॉलम मिलने वाला है, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल जो आपकी अरे होगी, साथ एक इंडेक्सिंग होगी, सिंपल। दूसरी चीज़ ये मिलती है आपको जी डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम में क्या होता है कि आप अपनी लिस्ट को, डिक्शनरी को, CSV फाइल को, किसी भी इसको डालेंगे तो डाटा फ्रेम आपको रेक्टेंगुलर डाटा बना के दे देगा आपको, जो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ कॉलम्स होगी, ठीक है। और उसके ऊपर आप नेक्स्ट जो है सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं अपनी अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपने पांडास और नमपाई को इंस्टॉल नहीं किया हो तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल करके, और पांडास और नमपाई इन दोनों को आप इंस्टॉल कर लेंगे। और फिर उसके बाद जनाब हमें इंपोर्ट करानी पड़ती हैं। तो हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करा लेते हैं पांडास एज PD जो है, अगर आपने कल की वीडियो देखी थी तो आपको पता होगा कि PDs के थ्रू हमें क्या मिला है जनाब, कि PDs हमें एक एलियास हमने नाम दे दिया कि नेक्स्ट टाइम इसी को यूज़ करने वाले हैं। और इम्पोर्ट नमपाई एज NP भी एलियास है, इसका नाम है। अच्छा, सबसे पहले हमने बात की कि हमें जो है पांडा दे रहा है सीरीज़, तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है 1 2 3 और उसको सीरीज़ के अंदर पास कर दिया है PD.series करके। फिर डाटा में हम इसको ले रहे हैं वेरिएबल डाटा में। तो ये हमें क्या बना के देने वाला है जी, जैसे हमने कहा था सीरीज़ हमें देता है एक कॉलम। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये देख लीजिए आपके पास जो पहले वाला 0 1 2 आ रहा है वो आपकी इंडेक्सिंग है, और उसके बाद जो दूसरा आपके पास 1 2 3 ये आपके वो नंबर्स हैं जो हमने इधर लिस्ट में पास किए थे। अलबत्ता अगर आप इस इंडेक्सिंग से सेटिस्फाई नहीं हैं या आपका डाटा इस तरह का है कि आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी की कोई इंडेक्सिंग दें, तो यहाँ पे आपके पास ये भी फैसिलिटी मौजूद है। सपोज़ आप चाहते हैं कि जी मुझे 0 1 2 इंडेक्सिंग नहीं चाहिए, मैं ABC करना चाहता हूँ, तो आप जनाब ABC कर लें। तो ये लें जी, आपके पास इंडेक्सिंग में ABC आ चुका है। हाउ ईजी इट इज़, यहाँ पे मैंने ABC लिखा है। आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो मर्ज़ी यहाँ पे मेंशन करें, इंडेक्सिंग में वो चीज़ आ जाएगी। देखिए कितनी कूल जो है ना, ये हमारी रिक्वायरमेंट कितने मज़े से ये चीज़ पूरा कर रहे हैं।
अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक डिक्शनरी बनाई है df1 के नाम से, फिर उसको वेरिएबल df1 में हमने स्टोर कर लिए है। डिक्शनरी हमारी पहली है जी स्टेट, यानी की वैल्यू पेयर में होती है डिक्शनरी, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे हमने की स्टेट लिखी है और उसके बाद कॉलन लगा के और उसके बाद एक लिस्ट पास कर दी है वैल्यू के तौर पे, जिसके अंदर कुछ स्ट्रिंग्स हैं, हैप्पी, सैड, ग्रीड, कोड, क्लैप, अल्फ़ाबेट, नंबर और कट। और उसके बाद जो है उससे रिलेटेड उसी तरह की कुछ इमोजीज डाल दिए हैं दूसरे में, इमोजी यानी हमारी नेक्स्ट की है, और उसमें भी एक लिस्ट पास कर दी जिसमें कुछ इमोजीज वही जो स्टेट आ रही थी वही वाली सारी इमोजीज पास कर दी हैं। उसके बाद रेटिंग दे दी उनको कुछ, ठीक। तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी है। अब हम चाहते हैं इसको टैबुलर फॉर्म में डालें, तो जी उसके लिए क्या करेंगे जी, पांडास का डाटा फ्रेम है हमारे पास, तो हम ऐसे करते हैं df1 को डाटा फ्रेम में पास कर देते हैं, तो हमारे पास टैबुलर फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको अगर रन करके देखें तो ये आउटपुट यहाँ पे हमें डेफिनेटली कोई नहीं देगा, टिक दे के कह रहा है कि जी जनाब ये आपका काम हो चुका है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो है हमने इसको डाटा फ्रेम में डाला है और हमने टेबुलर फॉर्म में इसको ले लिया है। ये देखिए जी कितना खूबसूरत सा टेबल बन के आ चुका है, जहाँ पे पहला कॉलम हमारा स्टेट का आ गया, पहली हमारी की स्टेट की थी, तो उसके नीचे हैप्पी, सैड, ग्रीड, कोड, क्लैप, तो वो सारी की सारा आ गया। दूसरा इमोजीज की थी तो उसके आगे इमोजीज आ गई और उसके बाद उनकी रेटिंग आ गई। आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें डिक्शनरी बनाएं, जो डाटा आपको पसंद हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो बनाएं। अब इसके ऊपर हम पांडास के दिए हुए कुछ फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जी हम अपने डीएफ की डाटा टाइप को चेक करें, तो जी आपके लिए डाटा टाइप्स का फंक्शन है। आप लिखें जी डीएफ मैंने इसलिए लिखा है कि मैंने इसको डीएफ के वेरिएबल में डाला हुआ था, मेरा डाटा उसमें है अवेलेबल है। आपके ने जिस भी वेरिएबल में डाला होगा उसको लिख के उसके बाद डॉट लगाएंगे और उसके बाद डी टाइप्स लगा देंगे, तो आपको ये जो है डाटा टाइप बता देगा। इसने आपको बताया कि जी आपकी जो स्टेट है वो ऑब्जेक्ट है, इमोजी आपका ऑब्जेक्ट है, और रेटिंग में आपने डाले हुए हैं जी इंट 64 बिट के। इट्स करेक्ट, हमने यही डाला हुआ था, तो हमारे पास डाटा टाइप्स आ गई हैं सारी। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको आपने गौर से सुना, बहुत गौर से सुने। जब हम डाटा सेट्स पे काम कर रहे होंगे तो डाटा सेट्स हमारे पास बहुत बड़े बड़े होते हैं, थाउजेंड्स, 100 जो है ना हमारे पास कॉलम्स होंगे। तो हमने क्या करना है कि हमारे जो हैं पीसीज अगर इतने अच्छे नहीं हैं, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने उसको सैंपल के तौर पे कुछ डाटा बीच में से ले लेना होता है, ताकि आप जो भी फंक्शन कर रहे हैं वो सारे भी हो जाएं, आपकी डिज़ायर वो भी पूरी हो जाए, और आप जो है इस चीज़ से बच सकें कि जी आपके लैपटॉप को जो है ना प्रॉब्लम हो जाए बाद में। वरना इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। अगर आपका डाटा बहुत बड़ा है और आप अगर डाटा साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं और डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करनी है, तो इसका बेस्ट वे यही होता है कि अगर आपका डाटा सेट बहुत बड़ा है तो एज ए सैम्पल आप उसमें से कुछ रोज़ को सिलेक्ट कर लें, उसके ऊपर अपने सारे काम कर लें। या दूसरी फिर ऑप्शन ये है कि अगर आप कर सकते हैं तो जी अपने लैपटॉप की कम से कम SSDs करें, उनकी रैम और बढ़ाएं। अब जी आपके ऊपर है कि दोनों में से कौन सा आपके लिए चीज़ है, लेकिन अलबत्ता फ़िलहाल अगर आप जो है इस पोजीशन में नहीं है कि नहीं बढ़ा सकते रैम, जब न्यू लैपटॉप नहीं लेना चाह रहे या उस साइड पे नहीं जाना चाह रहे, तो आप सिंपल ये किया करें कि सैंपल के अंदर डाल के ना जो भी डाटा सेट, जहाँ पे डीएफ था हमारे पास, तो हमने डीएफ लिखा है, df.sample लिखा है, उसके अंदर मैंने डाल दिया जैसे 2, कि मैं सिर्फ 2 रोज़ चाह रही हूँ, ठीक है। तो आप फिर उस डाटा सेट की जितनी रोज़ चाह रहे होंगे लेना, तो आप उतनी मेंशन कर देंगे, तो ये आपके पास एक सैंपल तैयार हो जाएगा। आपने अलबत्ता ये काम कर लीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया ना सैंपल, उसको किसी और वेरिएबल में डाल लीजिएगा, या df = df.sample कर लीजिएगा। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। मैं दोबारा बात करूँ कि अगर आप चाहें तो किसी और वेरिएबल में डालना चाहते हैं तो किसी और वेरिएबल में डालें, वरना क्या करें, df = df.sample करके, और सैंपल के अंदर जो आप जितनी रोज़ आप जितने जो कुछ डालना चाह रहे हैं आप उसके अंदर मेंशन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 2 डाला तो 2 आए हैं, अगर आप ज़्यादा 4 डालते हैं तो जी जनाब आपको 4 आ जाएंगे। तो सैंपल के तौर पे आपको जितने चाहिए आप उतने मेंशन कर लेंगे। मेरा ख्याल है बात क्लियर हो गई होगी आपको। अच्छा, उसके बाद अगला फंक्शन हमारे पास शेप का आता है। डीएफ तो हमारा थोड़ा डाटा है, तो उसके अंदर डॉट शेप लिखेंगे तो हमारे पास शेप आ जाएगी। अगर आपको कल का याद हो तो शेप में क्या होता है, जी बिल्कुल सही कहा, रोज़ और कॉलम हमें बता देगा। जितने रोज़ हैं उतने कॉलम हैं। जी पहला जो होता है रो होती है, दूसरी कॉलम होती है। तो ये 8 रोज़ है हमारे पास और 3 कॉलम है, तो ये इसने हमें बता दिया कि जी आपकी ये शेप है डाटा की। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि स्टैटिस्टिकली देखना चाहते हैं अपने डाटा को, यानी आपके जो भी डाटा में एंट्रीज़ हुई हैं डाटा सेट के अंदर, उसके मोड देखना है, मीडियम देखना है,
क्वार्टाइल देखना चाह रहे हैं 25%, 75%, ये सारी चीज़ें देखना चाह रहे हैं, मीन निकालना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें डिस्क्राइब जब आपका फंक्शन आप यूज़ करेंगे तो वो ये पूरी की पूरी आपको डिटेल दे देगा, आपके डाटा सेट के अंदर पूरी डिटेल आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि अगर स्टैटिस्टिक्स के हवाले से आप बिल्कुल ही ना लें तो सबसे पहला काम यही करें कि स्टैटिस्टिक्स को देख लें, क्योंकि अगर आप वाकई में डाटा साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं ना, उसके ऊपर अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी, मतलब उसके बगैर चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो बहुत बेहतर है कि आप इसको देख लें। वैसे तो जो स्टैटिस्टिक्स के अगर हमारे डाटा सेट में जब भी हम फंक्शन यूज़ करेंगे मैं उसको साथ के साथ डिस्क्राइब कर दूँगी, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप चाह रहे हैं तो अगर मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगी कि जितने हमें ज़रूरत पड़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में वो आपको एटलीस्ट कम से कम उनका पता हो, वेरिएंस क्या होता है या डाटा के ऊपर क्या क्या हमने देखना होता है, क्या अप्लाई करना होती है स्टैटिस्टिक्स। वरना आप अगर कहीं और से पढ़ना चाह रहे हैं तो उसको पहली फुर्सत में ये काम कर लें, स्टैटिस्टिक्स पे जो है ना अपने अच्छा हाथ साफ कर लें, ठीक है। तो डिस्क्राइब में हम क्या होने वाला है, डिस्क्राइब में स्टैटिस्टिकली जो है ना हमें डाटा वो बता देगा, ठीक है। यहाँ उसने हमें काउंट बता दिया है, मीन बता दिया है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं पता आपको तो फिर देख लें। तो एसटीडी है, मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू देता है, 25% क्या है इसका डाटा का, 50% क्या है, क्वार्टाइल और ये चीज़ें जो होती हैं स्टैटिस्टिक्स की वो हमें बता रहा है कि इतना इतना आपके इस डाटा में है। इसके बाद डाटा अगर आपका बड़ा है, आप पूरे डाटा को चला के नहीं देखना चाह रहे, आप हेड करना चाह रहे हैं, तो हेड का क्या मतलब है, शुरू वाली रोज़। तो बाय डिफ़ॉल्ट शुरू की 5 रोज़ हमें दिखाता है। अलबत्ता आप अगर ज़्यादा ये कम देखना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिएगा कि उसके अंदर हेड के अंदर वो वैल्यू मेंशन कर दें तो उतनी आ जाएंगी। जैसे इसने खुद से हमें 5 दी हैं, पहला 0 है ना, अगर हम हेड में कुछ और मेंशन करना चाहते हैं तो उतनी वैल्यूज़ अगर डाल लें, जैसे अगर आप 3 चाह रहे हैं सपोज, तो आप 3 डाल लें तो आपको 3 दे देगा, ठीक है। हेड में क्या होना है कि स्टार्टिंग की वैल्यूज़ 5 वो बाय डिफ़ॉल्ट देगा, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ है तो आप उसमें फंक्शन के अंदर वो वैल्यू पास कर देंगे तो आपको उतनी जो है वो रोज़ मिल जाएंगी। टेल, चूँकि पांडास था लाइब्रेरी का नाम तो उस बेस पे उन्होंने फंक्शन का नाम टेल रखा। टेल में क्या होता है, यानी एंड वाली, तो एंड पे भी सेम इसी तरह से ही है। अगर आप जो है टेल के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 5 वो देगा, और अगर आप कुछ मेंशन कर देंगे तो वो उतने रोज़ आपको देगा। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो ना, बहुत सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पे रखें कर्सर और जो ऊपर आपको बता रहा है कि जी मेथड टेल है, एन टू इंटीजर को अगर आप पास करते हैं तो जी उतना आपको देगा। रिटर्न द लास्ट एन रोज़ देता है फंक्शन, रिटर्न लास्ट एन रोज़ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन पोजिशन, ठीक है। और उसके बाद DF इंटू एन कॉलन, ये स्लाइसिंग की जो, ठीक है। तो जो है उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बात की क्या है कि लास्ट वाली हम रोज़ लेना चाह रहे थे। 5 हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलने वाली है, अगर हमारी रिक्वायरमेंट जितनी है तो हम वो उसको डाल सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक और यूज़फुल फंक्शनैलिटी है जनाब ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज में क्या होता है, कॉलम रोज़ और रोज़ इंटू कॉलम चेंज हो जाता है हमारे पास पूरी के पूरा डाटा सेट। इस डाटा सेट में शायद आपको इतना ये ना लगे कि कितना काम की ये चीज़ है, लेकिन वाकई में हमें बहुत दफ़ा जो है ना डाटा सेट पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें ट्रांसपोज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें DF.T के नाम से ये आ रहा है फंक्शन, और कैपिटल T, ठीक है। और इससे हमारा पूरे का पूरा डाटा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडेक्सिंग हमारा फर्स्ट कॉलम आ रहा था ना, अब वो ऊपर चला गया, और जो कॉलम हमारे आ रहे थे स्टेट इमोजी रेटिंग, अब वो क्या हुआ है कि वो रो की फॉर्म में आ गए सारे के सारे, ठीक है। क्लियर होगी बात। आप ऐसा कीजिए कि कोई भी एक छोटा सा डाटा सेट अपना बनाएं और इसके ऊपर ये सारे फंक्शन लगा के देखें। क्वाइट ईजी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ज़्यादातर के तो नाम बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसका काम है, ठीक है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर पढ़ना चाहें तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जिस चीज़ के बारे में भी पढ़ना चाहें, यहाँ पे एक और आपके पास अच्छी फैसिलिटी है। आप सिंपल आप हेल्प का जो है आपके पास फंक्शन मौजूद है, आप अपना हेल्प लिखिए और उसके अंदर पास कीजिए जिस चीज़ के बारे में हेल्प चाह रहे हैं आप, वो उसकी डिटेल आपके पास पूरी की पूरी आप उधर ही पढ़ लेंगे कि जो है ये क्या चीज़ है, ठीक हो गया। और अगर आप चाहते हैं, मैंने तो यहाँ पे डिक्शनरी बनाई थी फिर उसको डाटा फ्रेम में बनाया, तो आप ऐसा कीजिए कि अगर कोई एक्सेल फाइल आपके पास पड़ी हुई है तो उसको .csv में कर लें और फिर इधर ले आएँ। यहाँ पे आपके पास फंक्शन भी मौजूद होता है कि CSV को .dict में करना है, या XLS को जो है आपने उस पर CSV में करना है, कन्वर्ट भी कर सकते हैं। या फिर आपके पास वहीं पे अगर एक्सेल में आप कुछ भी डाटा बनाते हैं तो जब आप उसको सेव करने लगेंगे तो आप जो है उसकी जो है चेंज कर देंगे कि जी जिस .csv में फॉर्मेट में मुझे चाहिए, और उसको यहाँ पे अपने पास ले आएँ यहाँ पे और यूज़ करें।
इसको प्लीज़ अप्लाई करके देखिएगा, क्योंकि जो है आज तो एक ये छोटा सा हमने डाटा सेट बनाया है और उसके ऊपर मेन फंक्शन सारे किए हैं। कल हम ओरिजिनली टाइटैनिक का या आयरस का या कोई भी डाटा जो है डाउनलोड करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। जब फिर बड़ा डाटा होगा ना, फिर अगर आपने पहले से छोटे डाटा के ऊपर ये चीज़ें अप्लाई करके नहीं देखी होंगी, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट हम फिर आगे मूव कर जाएंगे, डाटा विजुअलाइजेशन की तरफ जाएंगे, डाटा को ट्रेन करेंगे, टेस्ट करेंगे, इसके ऊपर मॉडल बनाएंगे, फिर प्रोडिक्शन पे लास्टली हम लेके जाएंगे। तो वहाँ पे फिर आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसलिए साथ के साथ जो भी जो है वीडियो बनती है उसके ऊपर चाहे छोटा डाटा सेट लें या बड़ा लें, इट्स अप टू यू, लेकिन ये फंक्शंस एक दफ़ा अपने हाथ से चला के ज़रूर देखें। क्वाइट ईजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है, और डॉक्यूमेंटेशन में डिटेल्स पड़ी होती हैं, हेल्प में आप डाल के देख सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप df डॉट जो भी आप जो है ना यूज़ करना चाह रहे हैं फंक्शन, सिंपल आपने उसके ऊपर कर्सर रखना है, तो उसके यहीं पे VS में ही आपके पास उसकी सारी डिटेल आ रही होती हैं। इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम बनेगी। अगर प्रॉब्लम बन सकती है तो सिर्फ यही बन सकती है कि जी आप सिर्फ वीडियो को हाथ के ऊपर हाथ रख के देखें और उसके बाद बंद कर दें। प्लीज़ ऐसे नहीं करना, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे ना, तो आगे जो इसकी इतनी अच्छी फंक्शनैलिटीज़ हैं और कितनी हमें अच्छे फंक्शंस मिल रहे हैं, हम उनको कैसे यूटिलाइज़ करें, आपको बिल्कुल उसका कोई टेस्ट ले ही नहीं सकेंगे आप सच में। ठीक है, तो मेरी एडवाइस यही है कि ज़रूर प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।